4 जून 2015 सुबह के 7:30 बज रहे थे। मणिपुर के चंदेल जिले में एक संकरी पहाड़ी सड़क पर भारतीय सेना की 6 डोगरा रेजिमेंट का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घने जंगल थे दोनों तरफ, पत्तियों की सरसराहट, चिड़ियों की आवाजें, सुबह की ठंडी हवा। जवान थके हुए थे लेकिन सतर्क, जैसे हर उत्तर पूर्व का जवान हमेशा रहता है। किसी को नहीं पता था कि अगले 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, भारतीय सैन्य इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों में से एक बन जाएंगे। और फिर जंगल फट पड़ा। एक साथ चारों दिशाओं से AK-47 की गोलियां बरसने लगी। RPG रॉकेट लॉन्चर की कान फोड़ू आवाज गूंजी। पहला ट्रक उड़ गया, दूसरे में आग लग गई। जवान गाड़ियों से कूदे लेकिन जंगल से गोलियां आती रहीं। धुआं था, धमाके थे और बीच में चीखें थीं। जब सूरज थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो धुआं छटा। 18 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे, 11 घायल थे। ये पिछले 20 सालों में नॉर्थ ईस्ट में भारतीय सेना पर हुआ सबसे बड़ा और सबसे संगठित हमला था। लेकिन रुकिए, ये कहानी उस हमले की नहीं है। हर हमले की कहानी दुनिया सुनती है। ये कहानी उस जवाब की है जो भारत ने दिया, चुपचाप, अंधेरे में, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बिना किसी चेतावनी के। एक ऐसा जवाब जिसके बारे में आज भी फाइलें बंद है, सच्चाई आधी अधूरी है और जो कुछ हुआ वो सिर्फ जंगल जानता है। ये कहानी है ऑपरेशन हॉट परस्यूट की। उत्तर पूर्व भारत को समझने के लिए आपको एक कदम पीछे जाना होगा। 8 राज्य, 7 बहनें और 1 भाई, जैसा कि लोग कहते हैं। असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये इलाका भारत की बाकी हिस्से से एक पतली सी गलियारे से जुड़ा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन्स नेक कहते हैं, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा। इस पूरे इलाके की सीमाएं चीन, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान से मिलती हैं। दशकों से यहाँ दर्जनों उग्रवादी संगठन सक्रिय रहे हैं। अलग देश की मांग, अलग पहचान की मांग, जमीन का दावा, जनजातीय अधिकार। कारण अलग अलग थे लेकिन हथियार एक ही थे। NSCN-K, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, खापलांग गुट। इसके नेता का नाम था SS खापलांग, एक बुजुर्ग लेकिन खतरनाक नेता। म्यांमार में पैदा हुए, म्यांमार में रहते थे और वहीं से भारत में हमले करवाते थे। यही था उनका सबसे बड़ा हथियार, सीमा। भारतीय सेना उनके कैंप देख सकती थी, सैटेलाइट तस्वीरें थी, खुफिया रिपोर्टें थी, पता था कि कौन कहाँ है। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी क्योंकि वो म्यांमार की जमीन पर थे, एक संप्रभु देश की जमीन पर। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात थी जिसमें एक खिलाड़ी के पास हाथ बंधे हुए थे। 2015 से पहले भारत की नीति थी धैर्य, बातचीत, कूटनीति। NSCN-K के साथ 2001 से एक अनौपचारिक समझौता भी था, एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, मतलब हम तुम पर हमला नहीं करते, तुम हम पर नहीं करते। लेकिन मार्च 2015 में खापलांग ने ये समझौता तोड़ दिया और 4 जून को उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया। दिल्ली में जब खबर पहुंची तो एक अजीब किस्म की खामोशी छा गई। नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में थे, उन्हें तुरंत सूचना दी गई। वो ढाका में थे, राजकीय बैठकें थीं, लेकिन उनका दिमाग उस पल मणिपुर के उस जले हुए ट्रक पर था। अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, दिल्ली में थे। जैसे ही खबर मिली उन्होंने फोन उठाया, उनकी टीम जुट गई। सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग इमरजेंसी मीटिंग में बैठ गए। रॉ के प्रमुख को बुलाया गया, IB के अधिकारी आए। अगले कुछ घंटों में एक सवाल बार बार गूंजता रहा, अब क्या हम फिर से वही करें जो हमेशा किया है? बयान जारी करें, म्यांमार से बात करें, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाएं या कुछ और? अजीत डोभाल ने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, अगर दुश्मन सीमा पार करके हमारी जवानों को मारता है तो हमें भी सीमा पार जाने का अधिकार है। ये एक वाक्य नहीं था, ये एक नई सोच थी, एक नई नीति का बीज था। लेकिन इतना आसान नहीं था। जो लोग इस प्रस्ताव के खिलाफ थे उनके तर्क मजबूत थे। म्यांमार एक संप्रभु देश है, उसकी अनुमति के बिना उसकी जमीन पर कार्रवाई करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध खराब हो सकते हैं। म्यांमार की सेना तातमाडो इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मान सकती है। और सबसे बड़ा खतरा चीन, म्यांमार के करीबी दोस्त। अगर बीजिंग ने इसे गलत तरीके से लिया तो पूरे उत्तर पूर्व में तनाव बढ़ सकता है। ये सिर्फ एक सैन्य निर्णय नहीं था, ये एक कूटनीतिक, राजनीतिक और रणनीतिक निर्णय था। मोदी ने सोचा, डोभाल ने सोचा और फिर एक फैसला हुआ। लेकिन उससे पहले एक और कदम था। भारत ने म्यांमार से बात की। ये बात कैसे हुई, किसने की, क्या कहा गया, ये आज भी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक म्यांमार को सूचित किया गया। शायद अनुमति नहीं ली गई, शायद सिर्फ बताया गया। ये भी एक संदेश था। अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने ये काम किया। पैरा स्पेशल फोर्सेस, भारतीय सेना की सबसे प्रशिक्षित कमांडो यूनिट। इन्हें बनाने में सालों लगते हैं। हर कमांडो को घने जंगलों में, पहाड़ों में,
रेगिस्तान में, पानी में, हर जगह लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। इनकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि हर 10 में से 3 लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। जो बचते हैं वो किसी और ही मिट्टी के बने होते हैं। पैरा एसएफ के जवान रात में भूत की तरह चलते हैं। उनके जूतों में खास तलवे होते हैं जो आवाज नहीं करते। वो 1 घंटे तक पानी में रह सकते हैं। 30 किलो का सामान उठाकर 50 किलोमीटर चल सकते हैं और जब दुश्मन के सामने होते हैं तो वो इंतजार नहीं करते। इन्हीं को 4 जून के बाद दिल्ली से ऑर्डर मिले। अगले 96 घंटे भारतीय सेना के लिए सबसे गहन तैयारी के घंटे थे। रॉ की खुफिया रिपोर्टें निकाली गई, हफ्तों की सैटेलाइट इमेजरी खंगाली गई। म्यांमार सीमा के पास के उपद्रवी कैंपों की पहचान हुई। 2 मुख्य कैंप चिन्हित किए गए, NSCN-K से जुड़े, जो चंदेल जिले की सीमा के ठीक पार थे। नक्शे तैयार हुए, घुसपैठ के रास्ते तय हुए।